हेलो दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद पाठशाला एक्सप्रेस में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें अक्षांश रेखा जो हम लोग पृथ्वी पर खींचे थे या ग्लोब पर, उसमें कौन कौन सा अक्षांश रेखा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग अक्षांश रेखा के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे और अक्षांश रेखा में आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सा अक्षांश रेखा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, जो अक्षांश रेखा का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो में एक बार अक्षांश रेखा को देख लीजिए, जिसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए, आज हम लोग फिर से अक्षांश रेखा के बारे में ही बात करेंगे और अक्षांश रेखा में हम लोग कुछ विशेष अक्षांश रेखा के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग पहले क्या चीज़ पढ़े थे कि अक्षांश रेखा टोटल हमारे ग्लोब पर कितना है, तो 181 रेखा है, जिसमें से कुछ रेखा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा रेखा? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला रेखा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है आधार रेखा, जिसको आधार मान करके हम अक्षांश रेखा को खींचे। तो अक्षांश रेखा का पहला इम्पोर्टेंट रेखा कौन सा बन गया हमारा? तो ये है आपका 0 डिग्री रेखा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये भी अक्षांश रेखा है कि नहीं है? तो हम लोग कुछ कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला इम्पोर्टेंट वाला रेखा कौन सा हो गया? भूमध्य रेखा, जो कितने डिग्री पर स्थित है? 0 डिग्री पर। दूसरा अक्षांश रेखा है हमारा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी होगा और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे सदैव याद रखिएगा कि जैसा स्थिति 23.5 डिग्री में बनेगा, चाहे उत्तरी गोलार्ध में बने चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री रेखा में अगर तापमान बहुत अधिक है, तो एक समय ऐसा भी होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में भी जो 23.5 डिग्री में स्थित रेखा है उसका भी तापमान अधिक होगा। जैसा कंडीशन यहाँ पे बनेगा, सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपको बनता हुआ दिखाई देता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रेखा कौन सा हो गया हमारा? 23.5 डिग्री, सॉरी 22.5 डिग्री, और यहाँ पे है 22.5 डिग्री। अब यहाँ पे हमको समझना है कि ये जो रेखा है वो हम किस किस नाम से जानते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो रेखा है जो ऊपर में, सॉरी यहाँ पे 22.5 नहीं है, यहाँ 23.5 डिग्री, ठीक। तो पहला रेखा कितने डिग्री में? 0 डिग्री में। दूसरा रेखा कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। इस रेखा को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी में स्थित है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, ठीक। अब एक रेखा आता है 66.5 डिग्री। अगर 66.5 डिग्री आप इधर खींच रहे हैं तो 66.5 डिग्री यहाँ पर भी आपको खींचना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर भी 66.5 डिग्री है और यहाँ पर भी आपका 66.5 डिग्री। तो अगर यहाँ 66.5 में किसी तरह का हलचल होगा तो सेम हलचल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर अगर 66.5 को इम्पोर्टेंस है तो यहाँ पर भी आपका 66.5 का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस दिखेगा। तो अब जो 66.5 डिग्री में जो रेखा हम लोग खींचे, कितने डिग्री में? 66.5 डिग्री। इस रेखा को भी हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जो नीचे वाला रेखा है जो 66.5 डिग्री में खींचे हैं,
इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। और ऊपर में जो है इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक रेखा। ठीक, तो टोटल हमारे पृथ्वी पर कितनी रेखाएं हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो टोटल आपको दिखेगा 2 2 4 1 5 रेखा। पहला रेखा कौन सा है? तो पहला है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री में स्थित है। दूसरा है आपका कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री में स्थित है। तीसरा है आपका मकर रेखा जो 23.5 डिग्री में स्थित है। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, और कर्क रेखा कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर? एक रेखा है 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध जिसको आप लोग बोल रहे हैं अंटार्कटिक रेखा। ठीक, और एक है 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध जिसको आप लोग बोलते हैं आर्कटिक रेखा। तो ये सारा रेखा जो है वो आपको मुख्य तौर पर दिखेगा जो हमें ग्लोब में पढ़ते हैं। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग देखें कि हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा रेखा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास 3 रेखा, कौन कौन सा? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। यही 3 रेखा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग हर रेखा के बारे में पढ़ते हैं कि ये रेखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों। क्लियर? तो अब हम लोग सबसे पहला उठाते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में याद रखना है कि भूमध्य रेखा क्या करती है भाई। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी या ग्लोब को 2 बराबर हिस्से में बांटती है। पहला चीज, आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो हम जैसे जैसे बोलते हैं आप उसको लिखते चले जाइए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला चीज भूमध्य रेखा के बारे में हमको थोड़ा पढ़ना है। तो भूमध्य रेखा के बारे में क्या याद रखना है कि भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर स्थित है। ठीक, यह रेखा पृथ्वी को या ग्लोब को 2 बराबर हिस्से में बांटती है। एक हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और एक हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब अगला चीज कि भूमध्य रेखा को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे भूमध्य रेखा को ही हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं। ठीक, इसी रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसी रेखा को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। इसी रेखा को हम लोग ग्रेट लाइन भी कहते हैं। इसी को हम लोग महान वृत्त भी बोलते हैं। ठीक, तो इतने सारे नामों से आप जानते हैं। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है? इस 0 डिग्री रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे पृथ्वी को 2 बराबर हिस्से में बांटता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। दूसरा, 0 डिग्री रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 0 डिग्री पर खींचा गया है, इसलिए इसको 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। उसके बाद इक्वेटर मतलब ही होता है भूमध्य। ठीक, अब बात आता है ग्रेट लाइन। तो ग्रेट लाइन का हम बात करें तो ये जो 0 डिग्री में स्थित रेखा है ये अपने आप में सबसे बड़ा रेखा है। इसके बाद आप जो भी रेखा खींचेंगे, चाहे आप उत्तरी गोलार्ध की ओर खींचे चाहे आप दक्षिणी गोलार्ध की ओर खींचे, सब इस रेखा से क्या होगा? छोटा ही होगा। अगर इससे सब छोटा है तो सबसे बड़ा रेखा कौन है भाई? 0 डिग्री या विषुवत रेखा। तो ये सबसे बड़ा रेखा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? महान वृत्त या ग्रेट लाइन। ठीक, इस लाइन की अगर हम लंबाई की बात करें तो इस लाइन की लंबाई जो है वो 40,096 किलोमीटर है। अब इसको कैसे लिखना है? तो इसको लिखने के लिए आप ये लिखिएगा कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है? 40,096 किलोमीटर। क्लियर?
तो महान वृत्त की लंबाई कितनी या ग्रेट लाइन की लंबाई कितनी, तो 40,096 किलोमीटर। ठीक, अगला चीज याद रखना है कि ये विषुवत रेखा जो है वो लगभग 13 देशों के मध्य से होकर के गुजरता है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि विषुवत रेखा कुल कितने देशों से होकर के गुजरता है, तो 13 देशों के मध्य से होकर के गुजरता है। ठीक, तो इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है, किसके लिए, तो विषुवत रेखा के लिए। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग क्या देखे थे कि विषुवत रेखा जो है वो क्या है, तो ये ठीक बीचों बीच पृथ्वी को अलग अलग हिस्से में बांटता है, जिसे एक उत्तरी गोलार्ध बन जाता है और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखें कि भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पहला नाम भूमध्य रेखा, दूसरा है 0 डिग्री रेखा, तीसरा है विषुवत रेखा, चौथा है इक्वेटर, पांचवा आपका ग्रेट लाइन और छठा आपका महान वृत्त। ठीक, महान वृत्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा वृत्त है या सबसे बड़ा रेखा है। इसके बाद आप जो भी अक्षांश रेखा खींचेंगे उसका आकार जो है इस रेखा से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो अगर ये सबसे बड़ा रेखा है तो इसी वजह से इसको ग्रेट लाइन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं। इस लाइन की लंबाई कितनी है, तो इस लाइन की लंबाई जो है वो 40,096 किलोमीटर लगभग। ठीक है, अगला इस चीज में क्या याद रखना है कि ये जो भूमध्य रेखा है वो कुल कितने देशों से होकर के गुजरता है, तो 13 देशों से होकर के आपका ये भूमध्य रेखा गुजरता है। क्लियर, तो ये टोटल आपको याद रखना है, किसके लिए, तो भूमध्य रेखा के लिए। ठीक, अब दूसरा रेखा हम बात करें तो दूसरा रेखा हम लोग यहाँ से कितना रेखा लिए थे, 3 रेखा। एक रेखा है भूमध्य रेखा, एक रेखा है कर्क रेखा और एक रेखा है मकर रेखा। लेकिन हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं भाई, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के अनुसार मकर रेखा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, हम लोग के अनुसार अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा। कौन सा रेखा इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री में खींचा गया है, 23.5 डिग्री में। ठीक, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्क रेखा के बारे में। ठीक, तो कर्क रेखा के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहला चीज ही हमको पता चलता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरता है। ठीक, अगर आप आकृति को देखें तो भारत जो है वो आपको ठीक कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित मिलेगा। ठीक, भारत का दक्षिणी हिस्सा कर्क रेखा के नीचे और भारत का उत्तरी हिस्सा कर्क रेखा से ऊपर मिलता है। तो इंडियन ज्योग्राफी के अनुसार हमारा कौन सा रेखा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, तो हमारा कर्क रेखा। ठीक, तो कर्क रेखा हेडिंग में डालते हैं। कर्क रेखा के बारे में सबसे पहला चीज, ये कितने डिग्री में स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध। ठीक, पहला पॉइंट। कर्क रेखा के बारे में क्या याद रखना है कि यह 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, यह रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, तो यह रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है तो भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के मध्य से गुजरती, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अगर कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है तो कुल कितने राज्य से ये गुजरेगी, कितने राज्य से गुजरेगी।
तो याद रखना है टोटल 8 राज्य। कितने राज्य? 8 राज्य। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के मध्य से होकर के गुजरी। तो संख्या कितनी है? 8। तो सबसे पहले हमें इन 8 राज्यों के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा राज्य है भाई? तो सबसे पहले अगर आपको 8 राज्य के बारे में जानना है तो हम 8 राज्यों का आपको एक ट्रिक देते हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कौन कौन सा ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है आपका मित्र पर गमछा झाड़। ये 8 राज्य का ट्रिक। इन 8 राज्यों से ही आपका कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। अब कौन कौन सा राज्य है देखिए यहाँ से पता चल जाएगा। पहला राज्य मी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे होगा मिजोरम। ठीक, दूसरा कौन सा है? त्रिपुरा। ठीक, तीसरा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चौथा कौन सा होगा? रा से राजस्थान। ठीक, उसके बाद गा से गुजरात। ठीक, उसके बाद माँ है मध्य प्रदेश। उसके बाद छा है तो छत्तीसगढ़। ठीक, उसके बाद आपका है झारखंड। तो देखिए टोटल 8 राज्य हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो आपको क्या देखें यहाँ पे? आप क्या देखें कि भारत के बीचों बीच कौन सा रेखा गुजरा? कर्क रेखा गुजरा। कितने डिग्री में स्थित है? 23.5 डिग्री में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरा? 8 राज्यों से होकर के गुजरा। कौन कौन सा? तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन राज्यों से होकर के गुजरता है। अब यहाँ से भी अगर कोई इंटर क्वेश्चन करे तो यहाँ से क्या क्या इंटर क्वेश्चन बन सकता है? मतलब अगर डीप क्वेश्चन कोई करना चाहे तो यहाँ से क्या क्या डीप क्वेश्चन पूछ सकता है भाई? तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है। क्वेश्चन क्या है? तो कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है। हालांकि ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है, लेकिन अगर सबसे समीप पूछा जाए तो सबसे समीप आपका है मिजोरम। क्या है? ये राज्य की बात कर रहा है कि कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है। क्लियर? लेकिन अगर राजधानी पूछ दे कि इन 8 की राजधानी में कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है। जब हम राज्य की बात करेंगे तो सबसे नजदीक राज्य कौन सा? मिजोरम। लेकिन जैसे ही हम राजधानी की बात करेंगे तो सबसे समीप स्थित राजधानी आपका बनेगा रांची। ठीक, समझ में आया? सबसे समीप स्थित राज्य जो कर्क रेखा के सबसे समीप है मिजोरम। सबसे समीप स्थित राजधानी जो कर्क रेखा के सबसे समीप है तो रांची। ठीक, अगर रांची ऑप्शन में नहीं दिया है तो यहाँ पे लोहरदगा देख लीजिएगा। ठीक, लोहरदगा या रांची। ठीक, ये दोनों में कोई एक ना एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे राज्य, जब राज्य की बात हो तो राज्य अलग हो जाएगा। राज्य कौन सा? मिजोरम। और जब राजधानी की बात हो तो रांची। ठीक, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है जो पिछले यूपीएससी क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में कौन सा सूर्य मंदिर है
जो एकदम ठीक बीचों बीच कर्क रेखा के बीच में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सूर्य मंदिर जो एकदम कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। तो ये जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलता है मोढेरा। मोढेरा में क्या है, सूर्य मंदिर है। इसकी विशेषता क्या है, तो ये एक ऐसा सूर्य मंदिर है जो एकदम कर्क रेखा के ठीक बीचों बीच स्थित है। मोढेरा कहाँ पर स्थित है भाई, तो ये गुजरात। ठीक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से कितना तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से पूछेगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरी है, 8 राज्यों से। कौन कौन सा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये टोटल 8 राज्य। लेकिन इन 8 राज्यों में अगर सबसे समीप राज्य के बारे में पूछे तो कौन सा, मिजोरम। और सबसे समीप राजधानी के बारे में पूछे तो रांची। ठीक, कौन सा सूर्य मंदिर है जो कर्क रेखा के ठीक बीचों बीच स्थित है, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर। किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। ठीक, अगर सबसे समीप स्थित राजधानी जो है वो रांची है, तो सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सा बनेगा भाई, तो जयपुर। कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सा, जयपुर। ठीक, और अगर राज्य का बात पूछे तो राज्य में कौन सा आ जाएगा, तो राजस्थान। ठीक, तो अगर सबसे समीप राज्य का पूछे तो मिजोरम, और सबसे दूर पूछे तो कौन सा, राजस्थान। सबसे समीप राजधानी का बात करें तो रांची, और सबसे दूर राजधानी का बात करें तो जयपुर। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। तो कर्क रेखा में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक, मकर रेखा के बारे में याद रखना है केवल कि मकर रेखा जो है वो कहाँ पर मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में। कितने डिग्री में, 23.5 डिग्री में। क्लियर। तो हमको केवल कितने रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है, तो विषुवत रेखा और कर्क रेखा, क्योंकि यहाँ पे आपकी भारत की स्थिति दिखती। क्योंकि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो इंडिया को प्रभावित करता है। ठीक, तो प्रभावित कौन कौन कर रहा है, एक जो आधार रेखा है वो, और दूसरा है 23.5 डिग्री जो भारत के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरता है। ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा, ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के बीच स्थित नहीं है। और जब तक आप ये 8 याद नहीं कर पाइएगा तब तक आपको कौन सा है या कौन सा नहीं है आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक, अगर याद रखने में दिक्कत है तो ये ट्रिक याद कर लीजिए। ठीक, इस ट्रिक से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा राज्य जो है वो कर्क रेखा के बीच स्थित है कि नहीं। क्लियर। ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये टोटल 8 राज्य हैं जो कहाँ से गुजरती है, भारत के ठीक मध्य से होकर के गुजरती है, या इन स्टेटों से होते हुए कर्क रेखा जो है गुजरता है। क्लियर। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कितना रेखा के बारे में बात किए, 2 रेखा के बारे में। एक और रेखा आपके सामने आता है और उस रेखा का इन 5 रेखाओं से बिल्कुल अलग महत्व है। जैसे एक रेखा है जो 30 से 35 डिग्री में मिलता है। कितने डिग्री में, 30 डिग्री से 35 डिग्री। इस रेखा को हम लोग नाम देते हैं अश्व अक्षांश।
इसी को हम लोग बोलते हैं हॉर्स लाइन। ठीक, कितने डिग्री में स्थित है? 30 से 35। नाम क्या है? अश्वक्षांश या हॉर्स लाइन। अब ये 30 से 35 कहाँ होगा? तो देखिए यहाँ पे आपका 23.5 है, यहाँ 66.5 है, तो 23.5 के ठीक ऊपर में होगा ये 30 और एक 35, ये 30 डिग्री और ये 35 डिग्री। अगर यहाँ 30-35 है तो क्या यहाँ पर भी 30-35 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे पहले भी बताया गया है आप लोगों को कि अगर ऊपर कोई रेखा खींच रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका नीचे भी खींचना पड़ेगा। ठीक, तो अश्वरेखा कितने डिग्री में मिल रहा है? 30 से 35 डिग्री में। तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी अश्वरेखा मिलेगा और 30 से 35 डिग्री में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको कौन सा रेखा? अश्वरेखा। ठीक, अब ये अश्वरेखा का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये अश्वरेखा जो है इसको हम लोग बोलते हैं उच्च वायुदाब क्षेत्र। ठीक, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च वायुदाब क्षेत्र। ठीक, अश्वरेखा के बारे में पहला चीज उच्च वायुदाब क्षेत्र। ठीक, अब केवल आपको इतना ही याद रखना है कि 30-35 रेखा जो है वो उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। अब इसका नाम अश्वरेखा पड़ा कैसे? तो जब समुद्री व्यापारी समुद्र से व्यापार करने जाते थे, तो जब समुद्र से व्यापार करके वापस लौट रहे होते थे तो यहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता था। कितने डिग्री में? 30 से 35 डिग्री में। तो ये 30 से 35 डिग्री वाला एरिया में जब आते थे तो यहाँ पे आने के बाद इनका जो समुद्री जहाज था उसकी गति क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। रीजन क्या था? उच्च वायुदाब क्षेत्र। जब ये इस क्षेत्र में आते थे तो इनकी गति कम हो जाती थी, तो समुद्री व्यापारी को लगता था कि ये जो हम लोग ज्यादा सामान ढो रहे हैं इस वजह से इस क्षेत्र में क्या हो गया? तो जहाज ज्यादा भारी हो गया है और ज्यादा भारी होने की वजह से हमारा जहाज जो है वो अपने सही गति से चल नहीं पा रहा है। तो क्या किया जाए भाई? तो ऐसा करते हैं कि अपने भारी सामान को उठा उठा करके नदी में फेंक देते हैं, ताकि अगर हमारा जान बच जाए तो हम लोग अगला बार इससे ज्यादा पैसा कमा लें। तो भारी सामान क्या था भाई? तो उस समय व्यापार में क्या क्या होता था? तो जानवर होता था या फिर सोना चांदी आभूषण खाद्य सामग्री, यही सब व्यापार होता था। तो वो लोग क्या करते थे? तो वो लोग उन चीजों को फेंकते थे जो जहाज को थोड़ा सा कम वजन कर सके। तो जहाज में कम वजन करने के लिए क्या फेंक देते थे भाई? तो लोग इस क्षेत्र में आने के बाद अपने अश्व को कहाँ फेंक देते थे? जल में। ठीक, कौन से डिग्री का बात हो रहा है? 30 से 35 डिग्री। तो जब अश्व को समुद्री व्यापारी जल में फेंक देते थे तो फेंकने के बाद भी वही चीज चल रहा है कि भाई सामान तो हम लोग कम कर दिए, लेकिन सामान कम करने के बाद भी जहाज की वही स्थिति है। तो उस समय इस 30 से 35 डिग्री वाला एरिया में जो है अश्वों का सबसे ज्यादा बलिदान किया जाता था। मतलब अश्वों का बलिदान मतलब कि बेचारा जानवर है, कुछ बोल नहीं पाता था, तो उठा के फेंक देता था उसको। रीजन क्या है? क्योंकि वो लोग जानता था कि अगर समुद्र डूब जाए तो भाई हम भी मरेंगे और साथ साथ में सामान भी जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को बचा ले, बाकी बार जो सामान है वो हम बाद में भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए वो लोग किसको फेंक देता था? अश्व। बेचारा बेजुबान जानवर है, कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो ये क्या करते थे? अपने अश्व को कहाँ फेंक देते थे? जल में। तो इस क्षेत्र में जो 30 से 35 डिग्री यहाँ पर है, 30 से 35 डिग्री ऊपर में है, इस क्षेत्र में अश्वों का ज्यादा बलिदान दिया जाता था। समुद्री व्यापारी अक्सर अश्व को फेंक देते थे, इसलिए ये पूरा जो क्षेत्र है 30 से 35 डिग्री वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अश्व अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। ठीक, तो इस तरह से 30 से 35 डिग्री वाला रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं?
आंसू अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि आंसू अक्षांश रेखा का विस्तार कितने से कितने डिग्री, तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी है और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों क्षेत्र में आपको आंसू अक्षांश रेखा मिलेगा। आंसू अक्षांश रेखा कैसा क्षेत्र है? उच्च वायुदाब क्षेत्र है, ठीक है। इसका नाम क्यों पड़ा आंसू अक्षांश रेखा? क्योंकि अपने अश्वों को कहाँ फेंक देते थे? तो यहाँ जो क्षेत्र में जल मिलता था उस क्षेत्र में अपने समुद्री जहाज के वजन को कम करने के लिए क्या चीज फेंक देते थे? अश्व फेंक देते थे। अश्वों का बलिदान इस क्षेत्र में अधिक था, इसलिए इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? आंसू अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो टोटल आज हमारा अक्षांश रेखा पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से देशांतर के बारे में पढ़ेंगे और देशांतर में हम ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि देशांतर रेखा से जो हम समय का निर्धारण करते हैं वो हम कैसे करेंगे और कैसे कैसे हम किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का समय निकाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देशांतर रेखा में देखेंगे। लेकिन आज हमारा वीडियो अक्षांश रेखा तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि अगर टॉपिक को छू दे तो फिर टॉपिक लंबा हो जाएगा। इस वजह से आज हम लोग अक्षांश रेखा तक ही रहते हैं। कल का जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से देशांतर के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।